हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ट्रैवल योगी। आज हम आपको लेकर चलेंगे केदारनाथ। केदारनाथ धाम भारत के उत्तराखंड राज्य में हिंदुओं की आस्था का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है। केदारनाथ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रमुख माना गया है। केदारनाथ छोटा चार धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री एवं यमुनोत्री में से भी एक है। ऐसा माना जाता है कि केदारनाथ धाम में स्थित मंदिर का निर्माण पांडवों ने करवाया था और इसका जीर्णोद्धार बाद में आदि शंकराचार्य ने करवाया था। यदि आप केदारनाथ के इतिहास के विषय में और जानना चाहते हैं तो आप हमारी डेडिकेटेड वीडियो केदारनाथ एक इतिहास देख सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दर्शकों, हमारा ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो केदारनाथ धाम के दर्शन करना चाहते हैं। वैसे तो पुराणों के अनुसार केदारनाथ एक ऐसा तीर्थ है कि यहाँ जाने की मन में इच्छा करने वाले को भी दर्शन का ही फल प्राप्त होता है, चाहे वो भक्त दर्शन को ना भी आ पाए। परंतु आप, हम और ऐसे कई श्रद्धालु हैं जो कि केदारनाथ धाम के दर्शन करना चाहते हैं। मेरा विश्वास है कि इस मानसिक केदारनाथ यात्रा से आपको वास्तविक केदारनाथ दर्शन का ही पुण्य प्राप्त होगा। आपको केदारनाथ धाम से जुड़ी पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप तक हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं केदारनाथ धाम की मानसिक यात्रा। तो सबसे पहले बात करते हैं यात्रा से पहले की तैयारी की। केदारनाथ धाम की यात्रा बाकी तीर्थ स्थानों से बिल्कुल अलग है, इसलिए हमारा सुझाव है कि केदारनाथ जाने से कम 2 से 3 महीने पहले से आप अपने शरीर और मन को इस यात्रा के लिए तैयार करना शुरू कर दें, क्योंकि इस यात्रा के दौरान आपकी ये तैयारी ही आपका साथ देगी। अगर आप शुरुआती लेवल के योगासन कर सकते हैं, प्राणायाम या रीढ़ की हड्डी और अपने पैरों को मजबूत करने वाले योगासन, तो आप वो कर सकते हैं। और अगर आपका इंटरेस्ट एरोबिक्स में है तो आप वो भी कर सकते हैं। ये दोनों ही एक्सरसाइजेज आपको केदारनाथ यात्रा में होने वाली ऑक्सीजन की कमी और यात्रा के दौरान होने वाली थकान से लड़ने में बहुत मदद करेंगी, क्योंकि अगर आप फिजिकली फिट हैं तभी आप यात्रा का पूर्णतः आनंद ले पाएंगे। आपने कई लोगों से सुना होगा कि वैष्णो देवी की यात्रा 14 किलोमीटर की है और केदारनाथ की 16 किलोमीटर। सो अगर आप वैष्णो देवी की यात्रा कर चुके हैं तो आप ये यात्रा भी आसानी से कर लेंगे। ये केदारनाथ यात्रा से जुड़ी सबसे बड़ी गलतफहमी है। प्लीज अपनी यात्रा इस बेसिस पर कभी भी प्लान ना करें। ऐसा इसलिए है क्योंकि वैष्णो देवी में चीजें काफी ज्यादा डेवलप्ड हैं, जिस वजह से वहां यात्रा करना काफी आसान है। वहीं केदारनाथ में सिचुएशन इसकी बिल्कुल ऑपोजिट है। खड़ी चढ़ाई, एकदम से बदल जाने वाला मौसम और ऑक्सीजन की कमी, और साथ ही 2013 की ट्रेजेडी के बाद अब तक जारी रिकंस्ट्रक्शन इनमें से मेन रीजंस हैं। केदारनाथ यात्रा के सफल होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है यात्रा के सही समय का निर्णय। केदारनाथ की यात्रा अप्रैल महीने के लास्ट वीक से शुरू होकर अक्टूबर तक जारी रहती है। इन 6 महीनों में से मई और जून के महीनों में केदारनाथ में सबसे ज्यादा भीड़ होती है। एक्चुअली प्लेन्स में इस समय बहुत ज्यादा गर्मी हो रही होती है, बल्कि केदारनाथ में मौसम सुहावना होता है। साथ ही इस समय स्कूलों की छुट्टियां होने की वजह से ज्यादातर यात्री इसी समय केदारनाथ आना पसंद करते हैं। लेकिन इस समय यात्रा करने के अपने फायदे और अपने नुकसान हैं, क्योंकि हद से ज्यादा भीड़ होने की वजह से आपको हर जगह लंबी क्यूज में वेट करना पड़ सकता है और साथ ही हर चीज के लिए आपको 2 से 3 गुने कीमत तक चुकानी पड़ सकती है। लेकिन इस समय का मौसम उन सभी यात्रियों के लिए फेवरेबल है जो फिजिकली उतने फिट नहीं हैं। तो अगर आपके ग्रुप में छोटे बच्चे, सीनियर सिटीजन्स या ऐसे रिलेटिव्स या फ्रेंड्स हैं जो सांस या दिल की बीमारी से पीड़ित हैं, तो आप अपनी यात्रा मई और जून के महीने में ही करें। और फ्रेंड्स, अगर आपको सांस या हार्ट से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम रही है तो प्लीज यात्रा से पहले एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। जुलाई और अगस्त के महीने केदारनाथ की यात्रा के लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं है, क्योंकि इस टाइम पर हैवी रेन की वजह से कई बार लैंडस्लाइड्स होते हैं, जिनकी वजह से आपको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। लगातार होने वाली बारिश में ट्रैकिंग करना न केवल बहुत ज्यादा मुश्किल है, बल्कि उतना ही डेंजरस भी। इसलिए हमारा सुझाव यही है कि इन महीनों में ट्रैवल ना ही करें तो बेहतर। सितंबर और अक्टूबर के महीने
उन ट्रैवलर्स के लिए परफेक्ट चॉइस हैं जो यंग हैं और फिजिकली फिट भी, और साथ ही अकेले या छोटे ग्रुप्स में ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हैं। इस टाइम पर टेम्परेचर दिन में नॉर्मल रहता है, लेकिन अगर अचानक बारिश या स्नोफॉल हो जाए तो टेम्परेचर अचानक गिर भी सकता है। लेकिन इस समय पर भीड़ बहुत कम होने की वजह से आप आराम से ट्रैवल कर सकते हैं, और साथ ही सारी ज़रूरी चीज़ें और सारी फैसिलिटीज़ आपको कम रेट पर मिल जाती हैं। और साथ ही भीड़ कम होने की वजह से आप केदारनाथ धाम की सुंदरता को पूरी तरह एंजॉय कर पाते हैं। मेरे लिए सितंबर अक्टूबर इज अ पर्सनल फेवरेट टाइम टू ट्रैवल टू केदारनाथ। आइए देखें कि केदारनाथ कैसे पहुंचा जा सकता है। केदारनाथ उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। आप यहां रेल, सड़क एवं वायुमार्ग से पहुंच सकते हैं। रेल के द्वारा आप हरिद्वार या ऋषिकेश तक आ सकते हैं, जो कि सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है, और यहां से आगे की यात्रा आपको बाय रोड करनी होती है। आप रोड से दिल्ली तक भी आ सकते हैं और यहां से हरिद्वार के लिए बस या टैक्सी ले सकते हैं। हरिद्वार से गौरीकुंड या सोनप्रयाग के लिए GMVN की बसेस सुबह 4:30 बजे से लेकर करीब 6:30 बजे तक निकलती हैं, और बसेस काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन हैं केदारनाथ जाने के लिए। इसके अलावा आपके पास शेयर्ड टैक्सी का भी ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन ये हर समय अवेलेबल हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर आप और कंफर्टेबली ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप एक प्राइवेट टैक्सी भी बुक कर सकते हैं। अपनी यात्रा के दौरान हमने अपने ग्रुप के लिए एक प्राइवेट टैक्सी बुक की थी, लेकिन किसी भी टैक्सी ऑपरेटर को फाइनल करने से पहले 3 से 4 ऑपरेटर्स के रेट जरूर चेक कर लें। साथ ही यात्रा प्रारंभ करने से पहले दी गई टैक्सी की कंडीशन को भी अच्छी तरह चेक कर लें। टैक्सी बुकिंग की ज़्यादा डिटेल्स जानने के लिए आप हमारा वीडियो टैक्सी टू केदारनाथ ज़रूर देखें। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। 2013 की ट्रेजेडी के बाद से केदारनाथ जाने वाले सभी यात्रियों के लिए बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी है। आप ये रजिस्ट्रेशन हरिद्वार, ऋषिकेश, फाटा, सोनप्रयाग और गौरीकुंड में करा सकते हैं। ये फैसिलिटी उत्तराखंड टूरिज्म की तरफ से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। बेटर ये है कि आप ये रजिस्ट्रेशन हरिद्वार में ही करा लें, क्योंकि हरिद्वार में 2 रजिस्ट्रेशन काउंटर रेलवे स्टेशन के पास ही अवेलेबल हैं। एक काउंटर बिल्कुल रेलवे स्टेशन के एग्जिट के पास है और दूसरा रोड क्रॉस करके राही मोटेल के कंपाउंड में। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको एक मोबाइल नंबर और एक पहचान पत्र जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID या पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन भी किया जा सकता है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप हरिद्वार से ऋषिकेश, देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग और अगस्त्यमुनि होते हुए सोनप्रयाग पहुंचते हैं। अगर आप हरिद्वार से गौरीकुंड के लिए अपनी यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो कोशिश करें कि सुबह जल्दी से जल्दी निकलें। हम अपनी यात्रा के दौरान हरिद्वार से एक प्राइवेट टैक्सी में सुबह 8 बजे निकले थे। मौसम बहुत ही सुहावना था। इट वॉज रेनिंग ब्यूटिफुली। भागीरथी नदी के साथ साथ हम ड्राइव करते हुए जा रहे थे। इट वॉज अ प्लेजेंट ड्राइव ऑल टुगेदर। फिर भी हमें रात को सोनप्रयाग पहुंचते हुए रात के 9 बज गए। ऐसा इसलिए है क्योंकि हरिद्वार से गौरीकुंड के रास्ते में कई जगह ऑल वेदर 4 धाम हाईवे का काम चल रहा है, और उसकी वजह से आपको बार बार अनावश्यक रूप से रुकना पड़ सकता है। साथ ही उस काम की वजह से गाड़ी की स्पीड भी नॉर्मली कम ही रहती है। आप कोशिश करें कि आप रास्ते में जहां रुकें वहां कम से कम समय बिताएं, क्योंकि ये छोटे छोटे स्टॉप्स आपको शाम को काफी ज्यादा लेट करा सकते हैं। इसकी एक वजह यह भी है कि पहाड़ों में कई बार अंधेरा होने के बाद लंबे जाम लग सकते हैं। आप केदारनाथ जाने के लिए वायुमार्ग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। केदारनाथ का निकटतम हवाई अड्डा जॉली ग्रांट एयरपोर्ट देहरादून में है। आपको देश के प्रमुख शहरों से देहरादून की फ्लाइट्स मिल जाएंगी। देहरादून से आप गौरीकुंड के लिए बस या प्राइवेट टैक्सी ले सकते हैं। देहरादून से केदारनाथ के लिए डायरेक्ट हेलीकॉप्टर सर्विस भी अवेलेबल है, बट हम इसकी सलाह नहीं देंगे क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव है। पाटा और सरसी में हेलीपैड्स हैं जहां से आपको केदारनाथ धाम के लिए डायरेक्ट हेलीकॉप्टर मिल जाएगा।
यदि आप हेलीकॉप्टर बुक करना चाहते हैं तो आपको उसकी सारी जानकारी हमारे वीडियो हेली टू केदारनाथ में मिल जाएगी। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। अब आते हैं कहां रुकें। सोनप्रयाग से थोड़ा पहले फाटा और सरसी गांव हैं जहां पर आप रुक सकते हैं। यहां आपको कई बजट होटल और गेस्ट हाउस मिल जाएंगे। आप अपने कंफर्ट और बजट के अकॉर्डिंग सोनप्रयाग में भी रुक सकते हैं, लेकिन सोनप्रयाग में होटल के ऑप्शंस कंपैरेटिवली काफी एक्सपेंसिव हैं। सीजन में एक बजट होटल में आपको कमरा 1000 से 1500 रुपए तक मिल जाता है। वहीं यदि आप सितंबर या अक्टूबर के मंथ में केदारनाथ धाम जा रहे हैं तो आपको वही रूम शायद 500 से 800 रुपए में भी मिल जाए। एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप, अगर आपने कोई भी बुकिंग ऑनलाइन पोर्टल से कराई है तो सबसे पहले होटल को फोन करें और कंफर्म करें कि वो होटल ऑनलाइन बुकिंग एक्सेप्ट करता है। सीजन के टाइम या कई बार ऑफ सीजन में भी कई होटल ऑनलाइन बुकिंग स्वीकार नहीं करते और आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आप पूरे दिन की ट्रैवल करके जब फाटा या सरसी या सोनप्रयाग पहुंचे तो आपका होटल आपको चेक इन करने से मना कर दे। हमने एक रेप्यूटेड ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू बुकिंग कराई थी और चेक इन के टाइम पर होटल ने हमें बताया कि वो ऑनलाइन बुकिंग एक्सेप्ट ही नहीं करते। लकीली हमें एक दूसरा होटल मिल गया, बट इट इज बेटर नॉट टू टेक अ चांस। और हाँ, आप फाटा, सरसी या सोनप्रयाग कहीं भी रुके हों, अगले दिन अपनी यात्रा सुबह जल्दी से जल्दी शुरू करने की कोशिश करें। ऐसा इसलिए है क्योंकि कई बार आपको सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए मिलने वाली शेयर टैक्सी के लिए भी बहुत वेट करना पड़ सकता है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड की दूरी 5 किलोमीटर है और यहाँ का किराया शेयर टैक्सी में 20 रुपए पर पर्सन है। गौरीकुंड से केदारनाथ का ट्रैक। आप गौरीकुंड पहुंचेंगे और गौरीकुंड पहुंचकर स्टार्ट होता है केदारनाथ का 16 किलोमीटर का खूबसूरत ट्रैक। आप ट्रैकिंग के अलावा खच्चर, पिट्ठू या पालकी में भी ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आप सोनप्रयाग से खच्चर लेते हैं तो आपको 2500 रुपए पर पर्सन खर्च करने होंगे, जबकि यही खच्चर अगर आप गौरीकुंड से लेंगे तो आपको इसके लिए 2300 रुपए पर पर्सन देने होंगे। खच्चर बुकिंग के लिए सोनप्रयाग और गौरीकुंड में काउंटर्स बने हुए हैं। यहाँ पर आपको यात्री की आईडी के साथ साथ खच्चर वाली की आईडी भी दिखानी होती है। 2013 की ट्रेजेडी के बाद सिक्योरिटी रीजन से ये अरेंजमेंट स्टार्ट किया गया है। फूड इन केदारनाथ। गौरीकुंड से जब आप यात्रा प्रारंभ करते हैं तो आपको एक छोटी सी मार्केट मिलती है जहां पर कई छोटे होटल्स हैं। उसके साथ ही गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ तक रास्ते में खाने पीने के कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं। रास्ते में कई छोटी छोटी दुकानें, साथ ही GMVN के रेस्टोरेंट्स अवेलेबल हैं जहां आपको हाइजीनिक और कॉस्ट इफेक्टिव खाना रीजनेबल प्राइस पर मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं यात्रा की कुछ टिप्स की। आप यात्रा के दौरान इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें ताकि आपकी यात्रा सुविधाजनक हो। यात्रा के दौरान अपने साथ थोड़ा पानी अवश्य रखें और थोड़ा थोड़ा पानी समय समय पर पीते रहें। अगर आपकी एज ज्यादा है और आपको ब्रीदिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो अपने साथ थोड़ा कपूर जरूर रखें और कोशिश करें कि यात्रा अकेले ना करके किसी न किसी के साथ ट्रैवल करें। केदारनाथ का मौसम बहुत जल्दी बदल जाता है, इसलिए अपने पास एक रेनकोट हैंडी रखें क्योंकि उसकी जरूरत कभी भी पड़ सकती है। अपने साथ एक टॉर्च जरूर रखें। 2013 के बाद अभी तक केदारनाथ में काफी रिकंस्ट्रक्शन का काम हुआ है और लगातार हो भी रहा है, लेकिन अभी भी रास्ते की हालत बहुत अच्छी नहीं है। रास्ते में कई जगह स्ट्रीट लाइट्स बिल्कुल नहीं है और अगर आप ट्रैकिंग करते हुए शाम के टाइम तक केदारनाथ नहीं पहुंच पाए हैं और ऐसी सिचुएशन में मौसम खराब होता है, देन यू आर इन सीरियस ट्रबल। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, टॉर्च इसलिए जरूरी है क्योंकि हम भी अपनी यात्रा के दौरान मोबाइल की टॉर्च पर ही डिपेंडेंट थे एंड दैट वाज अ बैड डिसीजन। रास्ते में कई जगह हैं जहां स्ट्रीट लाइट्स बिल्कुल नहीं है और वहां के लिए मोबाइल की रोशनी बिल्कुल काफी नहीं। अपने साथ ट्रैवल कर रहे सीनियर सिटीजन्स या बच्चों को अकेला ना छोड़ें। अगर ट्रैकिंग के दौरान बारिश हो रही हो तो किसी भी दुकान के पास या रेन शेल्टर में रुक जाएं, क्योंकि बारिश के टाइम रास्ते बहुत फिसलन भरे और डेंजरस हो सकते हैं। पूरी ट्रैकिंग के दौरान आपको चारों तरफ एक अमेजिंग नेचुरल ब्यूटी देखने को मिलती है।
पहाड़ों से बहता हुआ एक्चुअल मिनरल वाटर, अचानक से पूरे पहाड़ को ढक लेने वाले बादल, या दूर तक फैला हुआ ट्रीज का कवर, आपका मन मोह लेगा। केदारनाथ धाम पहुंचने से पहले आप पिट्ठू स्टैंड, हेलीपैड, GMBN के गेस्ट हाउस और टेंट से होते हुए मंदिर तक पहुंचते हैं। 2013 तक मंदिर के आसपास काफी गेस्ट हाउस और दुकानें आदि थे, लेकिन प्रेजेंट में मंदिर के पास काफी खुला कैंपस बनाया गया है। केदारनाथ धाम में रात में रुकने के लिए GMBN के गेस्ट हाउस, टेंट तथा डॉर्मेट्री अवेलेबल हैं और साथ ही कई प्राइवेट गेस्ट हाउस और धर्मशालाएं भी हैं। यहाँ पर होटल जैसी फैसिलिटीज शायद ना मिले, लेकिन हाइजीनिक खाना, गर्म पानी, बिस्तर और रात को रुकने का अरेंजमेंट जरूर मिलेगा। इन फैसिलिटीज के रेट सीजन के अकॉर्डिंग तय होते हैं। मई और जून में जो कमरा आपको 3 से 4 हजार रुपए में मिलता है, वही कमरा आपको सितंबर एंड या अक्टूबर में 800 से 1000 रुपए में भी मिल सकता है। अपनी यात्रा के दौरान हम केदारनाथ धाम में रात को 9 बजे पहुंचे थे और रात को वहां रुकने के बाद हमने नेक्स्ट मॉर्निंग भगवान केदारनाथ की अद्भुत छटा के दर्शन किए। ट्रस्ट मी, आप यात्रा में कितने भी थके हों, पर भोलेनाथ की एक झलक आपको दोबारा से री एनर्जाइज कर देगी। केदारनाथ का पूरा एनवायरनमेंट एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव वाइब से भरा हुआ है और मंदिर के आसपास घूमते हुए इस वाइब को बहुत स्ट्रांगली महसूस भी किया जा सकता है। मंदिर के मुख्य द्वार के सामने नंदी जी की एक स्टैचू है। नंदी जी को भगवान शिव के वाहन के रूप में और उनके प्रमुख गण के रूप में पूजा जाता है। मंदिर के जस्ट पीछे भीमशिला है। लोगों का ऐसा मानना है कि भीमशिला 2013 की ट्रेजेडी के दौरान बहकर मुख्य मंदिर के पीछे आकर रुक गई थी और इसने मंदिर को होने वाले नुकसान से मंदिर को बचा लिया। जब आप पूजा कर कर मंदिर के दाईं तरफ के द्वार से बाहर निकलते हैं तो आपको सामने ही प्राकृतिक जल के कुछ स्रोत दिखाई देते हैं, जहां पर संगमरमर की बनी हुई गौमुख के आकार की प्रतिमाएं लगाई गई हैं। मंदिर के राइट हैंड साइड पर ही एक धूनी भी स्थित है। मंदिर के लेफ्ट हैंड साइड पर करीब 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई करके मिलती है मेडिटेशन केव। ये वही मेडिटेशन केव है जो नरेंद्र मोदी की केदारनाथ यात्रा के बाद चर्चा में आई थी। आप यहां ध्यान करने का आनंद उठा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एडवांस बुकिंग करानी होती है। केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह के बिल्कुल पीछे स्थित है अमृत कुंड। यहाँ भगवान शिव को चढ़ाया हुआ जल बहकर आता है, जिसको भक्त प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। केदारनाथ मंदिर की ओर बढ़ते हुए GMBN की टेंट कॉलोनी से थोड़ा सा पहले मंदाकिनी नदी के तट पर घाट का निर्माण किया गया है, जहां पर भक्तगण स्नान करने का आनंद उठाते हैं। क्योंकि यहाँ बहाव बहुत तेज है, तो इसलिए हमारी सलाह है कि यहाँ नहाते हुए कृपया सावधानी बरतें। तो दोस्तों, अगर आप दर्शन करने के उपरांत उस दिन वापस आना चाहते हैं, जैसे कि हमने उसी दिन हेलीकॉप्टर से वापस फाटा आने का निर्णय लिया था, परंतु यदि आप उस दिन केदारनाथ धाम में रुकना चाहते हैं तो आप आसपास के स्थानों को भी घूम सकते हैं। अगर आप केदारनाथ धाम के आसपास घूमने से जुड़े स्थानों की जानकारी चाहते हैं तो आप देख सकते हैं हमारा वीडियो रोमिंग एट केदारनाथ। तो दोस्तों, ये था हमारा वीडियो केदारनाथ अ कंप्लीट टूर गाइड। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर केदारनाथ यात्रा से जुड़ा आपका कोई सवाल है तो प्लीज हमसे जरूर पूछें। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज गिव इट अ थम्स अप और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम ट्रैवल योगी। Until next time, travel while you can.